नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ डॉक्टर शो में। मैं हूं एडवोकेट हर्ष गोला। आपने हाल फिलहाल में एक न्यूज़ सुनी होगी कि बिलो 44 के एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन फ्री कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई तो ऑपोजिशन वाले जितने भी लोग थे, जितने भी नेता थे, लीडर्स थे, सारे एकदम से उछल के सामने आ गए और कहीं ना कहीं थैंक यू करने लग गए सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट को थैंक यू करने का एक रीजन ये भी बनता है कि ये कहीं भी नहीं चाहते कि मोदी को किसी भी तरीके से ये सपोर्ट करें या फिर दिखाएं कि हाँ भाई उनके अच्छे कामों की वजह से आज के टाइम पे वैक्सीनेशन सबको फ्री में मिल रही है। मगर ये कहीं ना कहीं ये चीज ये भूल जाते हैं कि 35,000 करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन के लिए अलॉटमेंट की जो अनाउंसमेंट थी मोदी सरकार ऑलरेडी पहले ही कर चुकी थी। 50% लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पे जो सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, 1 सेकंड लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही साथ लाइक करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लोगों को शेयर जरूर करें। ऐसे ही आप मेरे चैनल को ग्रो कर सकते हैं और मेरी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कहीं ना कहीं एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लोगों को सही बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीनेशन के ऊपर की सभी लोगों को बिलो 44 के एज ग्रुप के जितने लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए, फ्री भी मिलनी चाहिए। और 35,000 करोड़ रुपए का जो अलॉटमेंट किया था वैक्सीनेशन का, उसका एक तरीके से ऑडिट होना चाहिए या फिर उसका ब्यौरा दे सरकार की वो पैसे कहाँ खर्चे हैं, वो कहाँ गए वो पैसे। अगर वैक्सीनेशन नहीं है या नहीं मिल रही है फ्री में लोगों को तो वो पैसे एक्चुअली गए कहाँ। तो राहुल गांधी हो गए या अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, जिनके मैं ये ट्वीट्स देख रहा हूं, तो मैंने ट्विटर पे देखा कि ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सारे कहीं ना कहीं ये थैंक यू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। और ये थैंक यू करना भूल गए हैं मोदी सरकार को, जिन्होंने 35,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट ऑलरेडी वैक्सीनेशन के लिए कर दिया था। ये जो ऑर्डर अभी फिलहाल हमको देखने को मिल रहा है या फिर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन कहें कि हमको देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर करने की कोशिश कर रही है। तो जितने भी इनके चमचे थे या लिब्रांडू ग्रुप के जितने भी लोग हैं, ये अब इनका सपोर्ट करने के लिए सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार को वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि भाई 35,000 करोड़ रुपए का ऑडिट कराओ, कि वो पैसे कहाँ गए, फ्री वैक्सीनेशन दो सबको। तो फ्री वैक्सीनेशन तो ऑलरेडी होना ही था, बट उसकी प्रोडक्शन कम थी, सप्लाई कम थी, डिस्ट्रीब्यूशन कम थी, तो अब उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये अब थैंक यू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। मुझे लगता है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन या तो ढंग से पढ़ा नहीं है, और अगर पढ़ भी लिया तो इसको समझा नहीं अच्छे तरीके से। ये उसी तरीके के लोग हैं जिस तरीके की ये भाषा का प्रयोग कर रहे थे जब ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात चल रही थी। तो इन्होंने क्या बोलना शुरू किया था कि मोदी अपना 3,000 करोड़ रुपए का घर बना रहा है। तो जैसे इनके लीडर इनकी भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे ही इनके फॉलोअर्स भी उसी तरीके का भाषा प्रयोग करने लग जाते हैं। इनके लीडर्स का कहना यह था कि मोदी अपना 3,000 करोड़ रुपए का घर बना रहा है। एक सिंपल क्वेश्चन है उन जैसे लोगों के लिए, मैं ये चीज पूछना चाहता हूं, क्या मोदी हमेशा के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेंगे? क्या कभी कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे? तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं उनसे कि क्या आपको यह लगने लग गया कि आप में से कोई कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा? और क्या अगर कोई और प्रधानमंत्री बना तो वो प्रधानमंत्री मोदी के घर के अंदर घुस नहीं सकता? ऐसे लोगों की बातें सुन के ना हैरानगी होती है कि ये किस तरीके की विचारधारा रखने वाले लोग हैं और किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश करते हैं लोगों को, चाहे इनके लीडर्स ही क्यों ना हो। और ऐसी ऐसी बातें रखते हैं कि लोग उनकी बातों को फॉलो करने लग जाते हैं ब्लाइंडली, और ये सारी चीजें फिर सोसाइटी में फैलने लग जाती है और एक तरीके का माहौल बन जाता है सोसाइटी में। हमारे आसपास भी सुनने को मिलती होंगी ऐसी चीजें कि मोदी सब कुछ कर रहा है, मोदी लोगों को मार रहा है, मोदी की वजह से इकोनॉमी डाउन हो गई है, मोदी ने ये कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम मोदी को इस चीज के लिए भी क्वेश्चन करते हो कि कोरोना वायरस भी उन्होंने ही पैदा किया है? आप उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करते जिसकी वजह से कोरोना वायरस वाकई में ही फैला है। लोग मर रहे हैं तो किसी और की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही ब्लाइंडली सपोर्ट करें उनको, उनका साथ दें। क्रिटिसाइज करना बहुत जरूरी है काफी सारी चीजों पे, मगर जब देश की बात आती है, जब देश के अंदर डेवलपमेंट की बात आती है, तो हमको कहीं ना कहीं अपने सरकार और अपने देश का साथ देना जरूरी है। हमको सिर्फ ये नहीं कह देना चाहिए कि मोदी अपना 3,000 करोड़ रुपए का घर बना रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके अंदर कभी आगे चल के कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो भी वहीं पर ही रहेगा। हाँ, हम मानते हैं 35,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने अपनी जेब से निकाल के नहीं दिए, ये सब हमारा ही पैसा है। मगर बात यहां पर यह आती है कि उस पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट। कुछ लोग अगस्ता वेस्टलैंड के स्कैम कर लेते हैं, कुछ लोग 2G के स्कैम कर लेते हैं, कुछ लोग कॉमनवेल्थ के स्कैम कर लेते हैं। मगर यहां पर एक नेतृत्व इस तरीके का देखने को मिल रहा है कि जो कि हमारा पैसा अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी गवर्नमेंट्स की तरह नहीं जो कि हमारी दवाइयां,
हमारी वैक्सीन को पानी में बहा दे या उसकी वेस्टेज करे या फिर ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग करे या रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करे। ये चीजें समझने की, जानने की जरूरत है और भारत के लोगों को बिल्कुल भी इतना मूर्ख ना समझे ऐसी बातें फैला के दुनिया के अंदर, समाज के अंदर कि भारत सरकार पे से और भारत में से लोगों का विश्वास एक दूसरे से पे से उठ जाए। तो ये चीजें करना बंद कीजिए और लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि ऐसे जालसाजों की बातों में ना आए। मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बताया गया है कि इंडियन डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स हैं। वो कौन से हैं? एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है और तीसरा आता है हमारा लेजिस्लेटिव। तो इन तीनों का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके से बखान किया गया है और बताया गया है कि कोई भी जो पिलर है, इसमें से कोई सा भी एक भी पिलर दूसरे के काम के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस कि किसी भी सिटीजन के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। तो तब भी जो जुडिशरी है वो आपको एक तरीके से एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शन दे सकती है कि इस कानून से कहीं ना कहीं लोगों के राइट्स का हनन होगा, उनके अधिकारों का हनन होगा, तो इन कानूनों के ऊपर रोक लगाई जाए या फिर इसके ऊपर स्टे लगाया जाए और विचार किया जाए कैसे इन कानूनों को वापस से सही किया जाए और कैसे इन कानूनों की वजह से किसी के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट ना हो। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि ये जो सुनवाई है एक तरीके की जुडिशियल डिस्कशन है और इसका बेनिफिट भी लिया जा सकता है और कहीं ना कहीं बेनिफिट लिया भी मोदी सरकार ने। जिस तरीके से उन्होंने एक बात रखी सामने कि आर्टिकल 21 द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर बात करी डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कि सबको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए, फ्री भी मिलनी चाहिए, कि राइट ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंडर ये चीज आती है। तो इसके ऊपर ध्यान देने के लिए कहा गया। इस कोर्ट प्रोसीडिंग से एक चीज और बहुत अच्छी हुई कि जो सेंटर का एक सिस्टम था कि उन्होंने स्टेट वाइज प्राइस एलोकेट कर दिए थे कि हर स्टेट के इतने इतने प्राइस होंगे वैक्सीन के जो स्टेट को पे करने पड़ेंगे सेंटर को। तो कहीं ना कहीं अब सेंटर ने ये चीज समझी कि अब ये काम जो है ना अपने हाथ में ले लिया और वैक्सीन को बिल्कुल फ्री ही कर दिया। अब वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये सारा काम सेंटर अब अपने हाथ में करेगी, अपने हाथ में लेके ये सारी चीजें करेगी। हम कहीं ना कहीं ये चीज देख चुके हैं कि काफी सारी स्टेट्स में हमको वैक्सीनेशन की वेस्टेज देखने को मिली है, चाहे पंजाब हो, चाहे केरला हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो। हमको काफी सारी वैक्सीन की वेस्टेज और रेमडेसिविर की वेस्टेज हमको देखने को मिली है। कहीं कहीं जगह पे ये देखने को भी मिला था कि नदी के अंदर भी बहा दिए गए और उसका इस्तेमाल नहीं किया गया पेशेंट्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अब ये सेंटर ने जो अपने हाथ में काम लिया है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वैक्सीन की वेस्टेज भी कम होगी और कहीं ना कहीं वैक्सीन हर व्यक्ति तक पहुंचेगी और मुफ्त में पहुंचेगी। तो जितने भी ये चमचे और लिब्रांडू लोग हैं इनको ये चीज समझने की जरूरत है कि जुडिशरी कहीं भी किसी भी तरीके से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में इंटरवीन नहीं कर सकती और इस तरीके के डायरेक्शन नहीं दे सकती है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मिनिस्ट्री या इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है वैक्सीन खरीदने के लिए, या फिर वो बिल्कुल ही मना कर देते कि ना हमारे पास वैक्सीन है खरीदने के लिए, ना हमारे पास वैक्सीन लगाने का कोई भी तरीका है लोगों को, तो ऐसे में जुडिशरी क्या कर सकती है? क्या जुडिशरी तब एक ऐसा डिसीजन या ऑर्डर पास कर सकती है जो सेंटर गवर्नमेंट के लिए हो कि नहीं भैया आपको किसी भी तरीके से वैक्सीन खरीदनी है और लगानी है? तो वो कैसे कर सकते हैं? तो ये लोगों को समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं कि जुडिशरी जो है इंटरवीन नहीं कर सकती है। जो ये आज के टाइम पे प्रेज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, कि ऑब्वियस सी बात है प्रेज तो करना ही चाहिए कि ये जो जुडिशियल डिस्कशन हुआ है इससे कहीं ना कहीं चीजें सीखने को मिलती है। मैं मान के चलता हूं कि जैसे कि एक पंचायत के रूप में ये बैठ के बात करते हैं और डिस्कशन होती है और उसके अंदर से कुछ सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, तो ये जुडिशियल डिस्कशन भी इसी तरीके की थी। तो इसमें से कुछ अच्छी चीजें निकल के आई जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इंप्लीमेंट किया और उसके ऊपर काम करने का भी सोचा। तो जो 35,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट वैक्सीनेशन के ऊपर ऑलरेडी मोदी सरकार ने कर दिया था, तो उसको अब इंप्लीमेंट किया इस तरीके से कि जो बिलो 44 के एज ग्रुप के लोग हैं उनको फ्री वैक्सीनेशन सेंटर अपने लेवल पर खुद लगाएगी। अब ये स्टेट के ऊपर काम नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि स्टेट के ऊपर जब काम सौंपा गया था तो कितनी वैक्सीन की वेस्टेज हमको देखने को मिली थी। तो जैसा कि ये देखा गया कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू पब्लिक हेल्थ के बारे में आर्टिकल 21 में लिखा है, तो कहीं ना कहीं इन राइट्स का हनन हो रहा था, इन अधिकारों का हनन हो रहा था। तो इसी के ऊपर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे स्टेट। अब मैंने आपको पिछली अपनी एक वीडियो में बताया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कि सरकार के क्या क्या कर्तव्य हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देखिए कि आपको भी पता चलेगा कि सरकार के एक्चुअली कर्तव्य क्या है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये इसको किसी भी तरीके से कोर्ट या फिर कोई लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता। ये सरकार के खुद के कर्तव्य होते हैं, वो जो कि उनको खुद करने होते हैं, उसको किसी भी तरीके से एनफोर्स नहीं किया जाता।
तो ऐसे ही पब्लिक हेल्थ के बारे में भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर लिखा हुआ है। तो अगर उसके ऊपर डायरेक्ट किसी भी तरीके से कोर्ट या फिर लॉ एनफोर्स करने की कोशिश करती है तो वो इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, क्योंकि ऐसा ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप ये आप तक ये मैसेज पहुंचा हो। अगर आपको मेरे व्यूज अच्छे लगते हो और मेरी बातें अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉ डॉक्टर।